हेलो डियर व्यूअर्स, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ अच्छी बातें सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्टिक्स एक्चुअल में क्या होता है? ऑप्टिक्स का एक्चुअल मीनिंग जो है वो हमारे पास स्टडी ऑफ लाइट है। आई होप ये सभी बातें आपको मालूम भी होंगी, और जिन सामाइन को ये मालूम नहीं है उनको हम इसके बारे में बताएंगे, और वो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऑप्टिक्स एक्चुअल में होता है स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट अगर रियल मीनिंग में देखेंगे तो स्टडी ऑफ लाइट है, मतलब लाइट के बारे में पढ़ना, उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ये एक अलग ब्रांच है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स जो है ये वो साइंस है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडीइंग लाइट। हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। अब यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि लाइट एक्चुअल में क्या है। इसके बारे में अगर आपको हम और ज्यादा जानकारी दे देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आपको इन शॉर्ट बताते हैं कि लाइट एक्चुअल में क्या है। क्योंकि इससे पहले आपने बहुत बार सुना होगा कि लाइट जो है ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत की बात है ही नहीं। बट आज हम आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताएंगे कि लाइट एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। रिमेंबर, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो टाइप ऑफ वेव होती है जिसको मीडियम की कोई भी जरूरत नहीं होती है। मतलब ये वैक्यूम में भी चलेगी। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग आपको बताएंगे कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट हम लोग जो लाइट पढ़ते हैं, मैं ये बात बोल रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, लेकिन लाइट वो पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, वो पार्ट जो हमें देखने के लिए मदद करता है, मतलब हमें इस काबिल बनाता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। वो पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है। अब आपको पता है स्पेक्ट्रम में बहुत सारी चीजें होती है, ये एक चीज नहीं होता है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है इसमें हमारे पास गामा रेज है, हमारे पास एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, विबग्वायर, ये तो पता होगा आपको, बहुत छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा विबग्वायर। दैट मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स। उसके बाद हमारे पास है इंफ्रारेड रेज, उसके बाद हमारे पास है माइक्रोवेव्स, उसके बाद हमारे पास है रेडियो वेव्स। ये सारे के सारे जो हमारे पास है दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बट हमें कौन सा पार्ट इसमें पढ़ना है जिस पार्ट को हम लोग विजिबल पार्ट बोलते हैं, मतलब जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, तो वही तो लाइट है। लाइट है क्या एक्चुअली? लाइट वो पार्ट है स्पेक्ट्रम में जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। एज्यूम कीजिए हमारे पास अगर गामा रेज ही हमारे पास होंगे, ये सारे भी रेज हैं, लेकिन हम इससे देख नहीं पाएंगे। हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम पार्ट होना चाहिए। तो देखिए, ये जो विजिबल पार्ट होता है ये वाला पार्ट है, यानी विबग्वायर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जरा देखिए, विबग्वायर, ये वाला पार्ट जो है ना स्पेक्ट्रम का, इसी से मुझे डील करना है, इसी के साथ मुझे खेलना है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। अब आपको पता होगा जब हम वायलेट से लेकर रेड की तरफ जाते हैं तो हमारा जो वेव लेंथ होता है, वेव लेंथ आपको पता है डिनोट कैसे होता है, लैम्बडा से। तो ये जो लैम्बडा होता है ये इंक्रीज होता है, यानी आपको अब पता होगा कि सबसे ज्यादा जो वेव लेंथ होती है वो रेड कलर की होती है। इस वाले कलर की यानी रेड कलर की सबसे ज्यादा वेव लेंथ होती है।
अब जिस चीज की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उस चीज का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको पता है ना, अगर मैं आपको बताऊं कि न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ को। मतलब जिस चीज का वेवलेंथ ज्यादा होगा, अगर इसका वेवलेंथ सपोज ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। छोड़ दीजिए सी को, सी तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज होगा ही नहीं। वो कब चेंज होता है वो अलग बात है, उसके बारे में हम अलग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेवलेंथ जो होता है ना वेवगाइड का, ये आपको पता है अप्रोक्सीमेटली ये जो होता है ये होता है 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन तक। कहीं कहीं पर लिखा हुआ होता है 3800 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉन तक। अब आपको यह भी मालूम यहां पे होगा, और यह मैं बताना चाहूंगा कि एक एंगस्ट्रॉन जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अब आप खुद देखिए कितना छोटा वेवलेंथ, बहुत छोटा वेवलेंथ। आई होप ये बातें तो आपको समझ आई होगी, बहुत ही सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्टिक्स जो है ना, ऑप्टिक्स को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है और हम भी इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। चलिए, पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। आई होप ये दो बातें तो आपको समझ आई होंगी। तो दो हिस्सों में इसको हमने बांट लिया। अब अगर दो हिस्सों में हमने बांटा, उसके बाद रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा जाता है और वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा। देखो, जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशंस जो होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे वेवलेंथ ऑफ द लाइट से, तब हम उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, उसको हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। क्या समझ लिया आपने? मतलब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होगा, जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन जो होगा वो ज्यादा होना चाहिए वेवलेंथ से। लेकिन किसका वेवलेंथ? लाइट का वेवलेंथ। अगर वो उससे ज्यादा होगा तो तब जाके हम लोग उसको किस कैटेगरी में पढ़ते हैं? रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, या तो हम उसको कहेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमने पढ़ लिया। अब यही बात जो है अगर वेव ऑप्टिक्स में देखा जाए तो ये डायमेंशन जो ऑब्जेक्ट्स का होगा वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट होगा। मतलब वो अप्रोक्सीमेटली जो होगा वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर ही होगा। अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट सेइंग इट इज एग्जैक्टली इक्वल, नो, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। जैसे मैं आपको बताऊंगा, हम लोग इसमें स्लिट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, वो जो स्लिट होता है ना, उस स्लिट का जो साइज होता है वो साइज अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होता है। क्या समझे? तो मतलब क्या निकल गया यहां पे कि इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं वो ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिनका साइज जो होता है, डायमेंशन जो होता है, वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है। जैसे होल, स्लिट, जो भी हो। अब देखिए, यहां पे मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास रे ऑप्टिक्स है, इसको हम लोग नेकेड आईज से देख पाते हैं, इनको आंखों से देखा जाता है। और जो हमारे पास वेव ऑप्टिक्स में फिनोमेना होते हैं जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये तो होता है, बट इनको हम लोग आंखों से नहीं देख पाते हैं। ये ऐसा एक फिनोमेना है, यानी इन जनरल हम लोग ये बात बताएंगे, ये माइक्रो वाला खेल है और ये मैक्रो वाला खेल है। दिस इज मैक्रो और ये माइक्रो वाला खेल है। ये बड़ा, ये छोटा। आई होप ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे लाइट जो होती है ये हमेशा और हमेशा के लिए हम लोग बताते हैं कि ये स्ट्रेट चलती है, ये हमेशा स्ट्रेट चलती है। दूसरी बात, जो पाथ होता है ना, लाइट का जो पाथ होता है, जो वो पाथ बनाती है, उसी को हम लोग रे बोलते हैं। और याद रखना, जो बंडल ऑफ रेज होती है, बहुत सारे रेज जो हमारे पास एक साथ जुड़ेंगी या चलेंगी, उसको हम लोग बीम बोलते हैं। रिमेंबर इट, उसको हम लोग बीम बोलते हैं। और यह भी आपको पता है कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आगे किसी वीडियो में इसका प्रूफ भी मैं आपको दे दूंगा।
आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कैसे होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो स्पीड होती है लाइट की, ये वैक्यूम में होती है। यानी इसका मतलब ये यहां पे निकल आ रहा है कि जो हमारे पास वाटर में अगर ये लाइट चली जाए तो वहां पे इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, वो इतनी नहीं रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं रहती है। तो इसी को हम लोग डिनोट करते हैं सी से। तो सी क्या होता है? दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट बट इन वैक्यूम। आई होप ये बातें आपको समझ आई होगी, इसमें किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे हमारे पास है रिफ्लेक्शन इन प्लान मिरर। क्योंकि प्लान मिरर जो होता है, अगर प्लान मिरर में रिफ्लेक्शन किया जाए तो वो कैसे रिफ्लेक्शन होता है, इस पे तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन हम लोग छोटे छोटे क्लासेस से लेकर आज तक हम लोग इसको सुनते आ रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन होता है किसी सरफेस से होता है। ठीक है, किसी सरफेस से होता है, हमने मान लिया। बट क्या एक्चुअल में क्या होता है? लाइट जो इंसिडेंट लाइट रे इस पे पड़ती है वो बाउंस बैक होती है, सीधे वो वापस चली जाती है। बार बार मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता था कि जो हमारे पास जब इंसिडेंट लाइट जो होती है वो इस सरफेस पे पड़ती है, दिस पार्ट इज नोन एज इंसिडेंट लाइट, इसको इंसिडेंट रे हम कहेंगे। और ये जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है रिफ्लेक्टेड रे। अब बीच में हम लोग क्या डालेंगे? नॉर्मल। ये रहा नॉर्मल भैया। अब देखिए नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल हमेशा इस सरफेस के साथ 90 बनाता है, इस सरफेस के साथ, यानी मिरर के सरफेस के साथ। अब साथ में ये भी बताना चाहूंगा, यहां पे जो हमारे पास एंगल होता है इसको हम लोग इंसिडेंट एंगल बोलते हैं और इस वाले को हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ये तो हम लोग जब हम छोटे बच्चे थे तब भी हम लोग यही पढ़ते थे, इंसिडेंट लाइट आई, उसके बाद सरफेस पे उसने हिट किया, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट रिमेंबर वन थिंग, यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है ये वन मीडिया प्रोसेस है। क्या होता है? दिस इज वन मीडियम प्रोसेस। अब आप बोलोगे सर कैसे? देखो इसमें मुझे बताओ, ये जो इंसिडेंट लाइट रे और जो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये बोथ किस मीडियम में है? ये दोनों के दोनों किस मीडियम में है? ये दोनों के दोनों हमारे पास है एयर में। क्या पे दूसरा कोई इन्वॉल्व हुआ? नहीं, उसमें तो लाइट एंटर ही नहीं हुई दूसरे मीडियम में। इसीलिए हम इसको बोलते हैं दैट इज वन मीडियम प्रोसेस। अच्छा और एक बात बताता हूं, चलिए ये जो सरफेस होती है ना, ये वाली सरफेस जो प्लेन सरफेस होती है मिरर की, अगर मान लीजिए ये सरफेस जो है, ये सरफेस प्लेन ना हो, ये स्मूथ ना हो, तो मुझे बताइए क्या रिफ्लेक्शन परफेक्ट होगा? नहीं होगा। तो ये पॉलिश्ड सरफेस पे भी डिपेंड करता है। मतलब स्मूथनेस जो होती है, स्मूथ सरफेस, जितना सरफेस स्मूथ होगा उतना हमारे पास रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। जितना हमारे पास स्मूथ सरफेस होगा, ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा तो ज्यादा हमारे पास रिफ्लेक्शन होगा। इसके ऊपर ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। यहां पे देखिए सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब तो हमने रिफ्लेक्शन समझ लिया, बाउंसिंग बैक, लाइट वापस आती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके लॉज होते हैं, कुछ कानून होते हैं इसके, वो दोनों के दोनों कानून जो है इट इज वैलिड इन एवरी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे एवरी होना चाहिए, यहां पे मैंने नहीं लिखा है। हर किसी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास ये कानून चलेंगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास साउंड रिफ्लेक्शन है, कहीं पे साउंड रिफ्लेक्ट करती है, क्या उसमें हमारे पास ये दोनों लॉज अप्लाई होंगे? यस, ये दोनों लॉज अप्लाई होंगे। तो पहला जो लॉ है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे मैं ऊपर आपको बताया कि ये जो एंगल हमारे पास इंसिडेंट एंगल होता है और ये जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ये दोनों के दोनों एंगल्स जो होते हैं ये बराबर होते हैं। और साथ में दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है, इंसिडेंट लाइट, जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और जो नॉर्मल होता है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप जरा इसके बारे में देखते हैं। ये आप जरा देखिए, ये जो स्क्रीन हम आपको नजर आ रहा है, इस स्क्रीन पे ही हमने क्या बना दिया? इंसिडेंट रे। इसी स्क्रीन पे हमने बना दिया नॉर्मल, इसी स्क्रीन पे हमने बना दिया रिफ्लेक्टेड रे। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास है ये लाई कर रहे हैं ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एक्चुअल प्लान, ये वाला प्लान।
आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसी प्लान पे तो है, ये तो किसी दूसरे प्लान पे नहीं गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इन चीजों में किसी जगह कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम आपके लिए मेहनत करेंगे, लेकिन उसके रिफ्लेक्शन में हम लोग कहेंगे कि जो हम इंसिडेंट यहां पे दे रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन तो होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आपसे इतना तो हो सकता है कि इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको यहां पे हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे कि जो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये स्फेरिकल सरफेस पे कैसे अप्लाई होते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस होगा, जैसे इस तरीके से हमारे पास एक स्फीयर है। अब यहां से आपको पता है ये सारा का सारा जो पॉलिश्ड है, ये सारा सरफेस इनसाइड हमारे पास पॉलिश्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉलिश्ड सरफेस है। अरे मजे से पढ़िए, आप टेंशन क्यों लेते हैं? जब तक हम जिंदा है हम आपको मजे से ही पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां से इंसिडेंटल लाइट रे आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला इंसिडेंटल लाइट रे जो स्ट्रेट चलती है। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, आपको स्फेरिकल सरफेस का सेंटर देखना है। पहले ही सेंटर देखना है, उसके बाद इस सेंटर पे आपको क्या काम करना है, इस पे हमें एक नॉर्मल डालना है। जब हम एक नॉर्मल डालेंगे ना इस तरीके से, तो वो नॉर्मल जो होता है ना वो सेंटर से पास होता है। वो कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा। तो ये नॉर्मल है। अब उसके बाद हमारे पास रहा क्या? हाँ, तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहां से जाएगा इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है, मैंने तो आपको पहले ही बताया, जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों के दोनों जो है वो बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो यहां पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, आपको हमेशा इसको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो हमारे पास नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल हमारे पास होता है, वो नॉर्मल हमेशा पास करना चाहिए कहां से? सेंटर ऑफ द स्फीयर से। जो सेंटर स्फीयर का होगा उसी से पास होना चाहिए। इट इज टू बी रिमेंबर्ड, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखो, ये वाला तो हमारे पास क्या है? इंसिडेंट लाइट है। ये तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया, और ये रिफ्लेक्टेड है। ये मैंने आपको यहां पे बताया कि जो नॉर्मल पास होगा वो हमेशा पास होना चाहिए सेंटर ऑफ द स्फीयर से। चलिए देखते हैं आगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, यानी जो हमारे पास नॉर्मल इंसिडेंस होता है, ये क्या होता है? देखो, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है कि जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 के बराबर होगा, मतलब आई और आर जो होगा वो तो बराबर है ही, लेकिन दोनों के दोनों 0 के बराबर होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। देखिए, आपको मैं ये बताऊंगा। देखो किस तरीके से, सपोज ये हमारे पास एक प्लान मिरर है। ठीक है, कोई बात नहीं, प्लान मिरर, यहां से लाइट रे आ गई, वो लाइट रे उसने हिट किया इस सरफेस को, लेकिन उसके बाद उसी लाइट रे ने वही रास्ता लिया जिस रास्ते से वो आई थी, उसी रास्ते से वो वापस होगी। तो इसका मतलब है दैट रिट्रेसेस द पाथ, दैट रिट्रेसेस द पाथ, सेम पाथ। हम लोग यहां पे लिखेंगे सेम पाथ, वही सेम पाथ उसने ले लिया। तो बताइए नॉर्मल कहां से होगा? वो भी तो वहीं पे होगा। तो सारा का सारा जो निजाम है वो सारा एक ही में आ गया, मतलब नॉर्मल, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, जब सारे के सारे एक ही लाइन में आ गए, तो हमारा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों के दोनों किस पे आ गए? 0 पे आ गए। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। ये आगे हमें इमेज फॉर्मेशन में कभी कभी जरूरत लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज इमेज फॉर्मेशन विद प्लान मिरर। हम लोग पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, और साथ में ये भी पॉइंट बताना चाहूंगा, ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी के साथ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए यहां पे हम लोग एक इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है, एक प्लान मिरर में ले लूंगा। ये प्लान मिरर मैंने ले लिया। आपको पता है ये पॉलिश्ड सरफेस होता है, ये वो सब कुछ ये आपको पता है, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब यहां से एक लाइट आ गई, वो डायरेक्ट हिट किया उसने इस प्लान मिरर पे,
और वो वापस चली गई, क्योंकि वो वापस चली, उसका काम ही तो है यही, रिफ्लेक्ट होना। उसके बाद दूसरी लाइट रे यहां पे आ गई, इस तरीके से लाइट रे आ गई और वो भी वापस चली गई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप मुझे एक चीज समझाइए, इस चीज को, इस ऑब्जेक्ट को अगर मान लीजिए हम लोग तो यहां पे देखते हैं, ये हमारी आंख है, इससे हम देखते हैं। जब हम देखते हैं ना, हमें इमेज नजर आती है, ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता है, हमें इमेज नजर आती है। देखो, आप लोग सोचोगे ये वाला ऑब्जेक्ट यहां पे, लेकिन इसकी इमेज आपको दिखनी चाहिए। ये काम सारा आंखों का है। चले मान लीजिए किसी आदमी को जिसने कभी भी मिरर देखा ही नहीं है, अगर उसके सामने हम मिरर ले आएंगे, जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसने तो कभी मिरर देखा ही नहीं है, उसके सामने जब हम मिरर को ले आते हैं तो एकदम हैरान हो जाता है, अरे ये क्या है, ये तो मैं ही हूं। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सोचता है कि ये लाइट जो है, उसकी आंखें जो है, आंखें ऐसा ऑब्जर्व करती है कि जो ये लाइट रेज है वो कहीं पीछे से आ रही है, ऐसे करके कहीं ना कहीं से आ रही है ना, पीछे से। उस पॉइंट को हम लोग यहां पे बताएंगे, दैट इज इमेज, यानी वहीं से वो लाइट रेज आ रही है। एक्चुअल में वहां से नहीं आ रही है, वो लाइट रेज तो ऑब्जेक्ट से आ रही है, लेकिन जो आंखें हैं उनको तो कहीं ना कहीं मीट करवाना है ना, तभी जाके तो इमेज बनेगी। आंखों का काम क्या है? इमेज को देखना। तो उस इमेज को देखने के लिए कितने लाइट रेज की जरूरत होगी? 2 लाइट रेज की जरूरत होगी, क्योंकि 2 ही लाइट रेज तो मैंने उठाई कहां से? ऑब्जेक्ट से। उनको तो कहीं ना कहीं मीट करवाना है कि ये एक्चुअल में कहां से आ रही है। तो ये इमेजिनेशन लगाता है, मतलब ये कहीं ना कहीं पीछे से आ रही है, तो वहां पे हमारे पास क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो यहां पे डिस्टेंस होती है ना, यहां से लेकर जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होता है इमेज से लेकर ये वाला डिस्टेंस। ये दोनों के दोनों डिस्टेंस बराबर होती है, इसलिए इसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। आप जरा बताइए, इसको वर्चुअल इमेज क्यों बोलेंगे? अरे इसको हमने जानबूझ के माना ना, इसको तो हमने यहां देखो, लाइट रे तो यहां से आ रही थी, ये तो इंसिडेंट था और ये रिफ्लेक्टेड है, लेकिन आंखों ने इसको कहां से ऑब्जर्व किया? उन्होंने कुछ पीछे से ऑब्जर्व किया और यहां पे हमने इसको माना, यहां पे हमारे पास इमेज है। लेकिन ये ऐसे हमने इमेज बनाई, एक्चुअल में तो लाइट रेज यहां से नहीं आ रही है, इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। इस टाइप ऑफ इमेज जो होती है ना, इस टाइप की इमेज जो होती है वो कभी भी स्क्रीन पे नहीं दिखी गई है, तो ये इसके अंदर से हमें नजर आती है, मतलब मिरर के अंदर से नजर आती है, इसलिए हम उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। सारा जो काम है ना, सारा जो काम है वो आइज का ही है। आइज का काम क्या है? आइज वर्क टू मीट द लाइट रेज। इनका काम है लाइट रेज को मिलाना। आंखों के पास तो कोई सेंस नहीं है ना, आंखों में कोई सेंस हम लोग नहीं कहेंगे, हम ये मतलब सोचेंगी, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि मतलब आंखें जो है वो सेंस ऑर्गन नहीं है, आंखें भी सेंस ऑर्गन है, बट हम लोग आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास आंखें हैं, आंखें एक्चुअली में सोच तो नहीं सकती है ना, ये सोच नहीं सकती है। इनका काम सिर्फ ये है कि ये लाइट रेज को मीट करवाती है, कहीं ना कहीं पे मीट करवाती है। जब ये कहीं पे मीट हो गई लाइट रेज, तो उसके जरिए हमारे को वहां पे इमेज नजर आती है। तो एक्चुअल में वहां से लाइट रेज तो नहीं आ रही है। जब एक्चुअल में वहां से लाइट रेज नहीं आती है, तो इस टाइप ऑफ इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ आई होगी। तो यही चीज मैंने यहां पे लिखा है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर तक हमारे पास वही होता है, और इमेज से मिरर तक जो डिस्टेंस होता है, तो ये दोनों के दोनों डिस्टेंसेस बराबर होती है। तो हमें सिंपली ये फील होता है, मतलब हम लोग आपको ऐसा बताएंगे कि जो हमारे पास ये लाइट रेज है, आंखें जो है, हमें ऐसा फील हो रहा है, वी फील लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द इमेज। हमें ऐसा महसूस होता है कि लाइट रेज जो है वो इमेज से आ रही है, हालांकि वो इमेज से नहीं आ रही है, वो तो ऑब्जेक्ट से आ रही है। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी चीज का प्रूफ हम निकालेंगे।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये प्रूफ कैसे हैं कि ये जो डिस्टेंसेस दोनों के दोनों डिस्टेंसेस हैं ये बराबर कैसे, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कैसे बराबर है, इसका प्रूफ जरा देखेंगे। चलिए एक मिरर लेते हैं, ये रहा मिरर। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट। यहां से लाइट एक डायरेक्ट हिट कर रही है इस सरफेस पे, तो ये तो कहीं ना कहीं आपको पता है ये यहां से जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं, यहां से चली गई। उसके बाद आपको पता है कि ये लाइट रे जो है इसको हमें बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है, क्योंकि इमेज तो कहीं ना कहीं बनेगी ना, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी लाइट रे में डायरेक्ट हिट करवाऊंगा जिसको नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं, ऐसे वापस आ गई, इसको भी हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए ये दोनों यहां पे मिल गई, यहां पे तो इमेज बन गई, इतनी सी बात आपको क्लियर समझ आई। अब देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहां पे एक नॉर्मल डालते हैं, क्योंकि यहीं पे तो नॉर्मल डालना है। चलिए नॉर्मल डाल दिया, ये रहा नॉर्मल। अब देखिए ये आपको पता है ये इंसिडेंट एंगल है और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है दोनों के दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी तो थीटा होगा ना। अब बोलोगे सर कैसे थीटा है, देखो ये जो जेड फॉर्म बन रहा है ये जेड फॉर्म इस तरीके से बना है, यहां से अगर हम जाएंगे इस तरीके से जाएंगे तो जेड फॉर्म बन रहा है, तो मतलब जेड में हम लोग क्या देखते हैं, देखो दो चीजें याद रखना, जेड में हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स होते हैं और एक्स में हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये दोनों याद रख लेना। चलिए अगर ये थीटा है तो मुझे बताइए ये वाला किसके बराबर है, ये तो 90 है। अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये तो होगा ना 90 माइनस थीटा, तो यहां से भी तो ये 90 है, ये भी तो 90 है। अगर ये 90 है तो कंफर्म ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा है, जब ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा है तो ये कंफर्म हमारे पास कितना होगा, ये भी तो 90 माइनस थीटा होगा। तो बताइए दो हमारे पास ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल्स अगर सपोज यहां पे एन नाम दे देंगे और यहां पे हम लोग कुछ नाम रखेंगे एम। अब खुद ही देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल है ओ एन एम एंड हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है एन एम आई। ये ट्रायंगल जब मैंने ले लिए तो मुझे बताइए एनएम तो कॉमन है, एनएम एनएम के बराबर है, यहां से एंगल भी तो सारे बराबर है, तो मतलब एंगल बराबर है। चले दो एंगल मानते हैं, एंगल ओ जो है वो हमारे पास एंगल आई के बराबर है, और पहले ही अगर हम इस बात को देखेंगे तो यहां पे एम एंगल जो है वो एम एंगल के बराबर ही है और दोनों जो हमारे पास है वो 90 के बराबर है। तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के सामने आ रही है, वो हमारे पास आ रहा है साइड एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल जो होता है ये रूल होता है, इस रूल को जरा आप देखिए, इस रूल के जरिए हमें यह पता चलता है कि हमारे पास दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये ओ एन ओ एम ये एम आई के बराबर होगा या नहीं होगा, कंफर्म होगा। इसका मतलब है देयरफॉर हम लोग इतना तो ले सकते हैं ओ एम इज इक्वल टू एम आई, बोथ बराबर होंगे। यही तो चीज है, ये तो सिंपल सी बात है। चलिए एक न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए हम यहां पे निकालेंगे, एक अच्छी सी न्यूमेरिकल। चलिए आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज करना है, तो यहां पे मैं बताऊंगा सिंपल एक बात, हमारे पास ये y एक्सिस है और यहां से x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है, यहां से ये y एक्सिस है। मैंने एक मिरर को रखा इस तरीके से, इस मिरर को मैंने रखा, ये मिरर है, ए एंगल जो मैं बता रहा हूं ये हमारे पास है 30 डिग्री। अब अगर ये 30 डिग्री है तो आपको बताना है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट यहां पे, और ऑब्जेक्ट कितना दूर है, दैट इज 3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए आपको क्या काम करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है। पहले आपको मैं एक चीज बताऊंगा, देखो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे याद रखना है कि आपको इस मिरर को एक्सटेंड करना है। जब आप इसको एक्सटेंड करोगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सारा का सारा जो ये क्वेश्चन है ये क्लियर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट के जरिए हमें पता है कि इमेज जो है वो हमारे पास
बराबर डिस्टेंस पे बनेगी, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर आएगा वो इस जगह पे बनेगी, इस जगह पे इमेज बनेगी। क्यों? ये जो है यहां पे 90 डिग्री बनाएगा, ये भी यहां पे 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि यही तो नॉर्मल है। नॉर्मल यहां से ये जो डिस्टेंस है ये तो पहले भी बराबर दिखाया था मैंने। देखो यहां पे ये नॉर्मल यहां से आ रहा है, ये इस तरीके से हमने 90 इस पे बना दिया। इसी तरीके से ये डिस्टेंस आपस में बराबर होता है, नॉर्मल डिस्टेंस। अच्छा चलिए, ये बात तो क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला, ये तो होगा मेरे ख्याल से 90 माइनस 30, वो कितना बन जाएगा? 60। अगर ये 60 है तो ये भी तो 60 होगा। अब अगर ये 60 है तो ये तो 90 है, फिर ये कितना बच गया? ये तो 30 बच गया। अब अगर ये 30 है तो मुझे बताइए यहां से क्या होगा? यहां से होगा ना 3 cos 30 डिग्री, और यहां से उसका दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो होगा 3 sin 30 डिग्री। अब खुद ही अंदाजा लगाइए कि अगर हम लोग यहां पे फाइंड आउट करेंगे 3 cos 30 डिग्री, देखो 3 cos 30 डिग्री ये किसके बराबर है? 3 तो 3 है, cos 30 किसके बराबर है? cos 30 हमारे पास है 0.86। इन दोनों को अगर मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे को बन जाएगा 2.56, 2.59। इस चीज को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 2.6 मानते हैं। चलिए ये तो हमारे को आ गया 2.6। अब ये भी तो 2.6 ही होगा। अच्छा टोटल मुझे बताइए 2.6 और 2.6 कितना बन जाएगा? तो ये हमारे पास बनेगा 5.2। दिस इज 5.2। ये वाला साइड हमें पता है, ये तो 3 सेंटीमीटर है, ये 5.2 है, तो क्या हम इस साइड को मालूम कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं मालूम कर सकते हैं। तो देखो ये तो 90 आपको पता ही है, ये सारा का सारा 90 है। अगर ये 90 है तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये है। इसका मतलब 5.2 का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा किसको? 3 स्क्वायर को, और प्लस इस साइड को, यानी इस वाले साइड को, इस साइड को हम लोग इस नोटेशन के जरिए देखते हैं, इसका स्क्वायर। तो फिर ये किसके बराबर होगा? ये वाला जो है ये बराबर होगा ओवरऑल, दैट इज 5.2 इंटू 5.2। 5.2 इंटू 5.2 इज हाउ मच? दैट इज 27.04 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 9। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे को आ जाएगा दैट इज 18.04, दैट इज 18.04। तो फिर ये सिंपली किसके बराबर होगा? दैट इज रूट ऑफ 18.04। 18.04 का रूट अगर देखा जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली 4.2 के बराबर आता है। तो ये हमारे पास है 4.2। तो मुझे बताइए कि क्या ये y एक्सिस के डाउनवर्ड में चला गया? हाँ, y एक्सिस पे x का कंपोनेंट क्या होता है? 0, और y का कंपोनेंट तो खुद ही है 4.2। इसका मतलब है कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इमेज, इमेज के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो हमारे पास होंगे 0 और साथ में होगा -4.2। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। आई होप ये बात तो आपको समझ आई होगी। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को फिर से कर लेना, लेकिन आप इस एंगल को 45 डिग्री ले लेना। अब आप निकाल लेना और आपका आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।